नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अतिथि देवो भव इस कार्यक्रम में। आज आप सभी को एक खास मेहमान से मुलाकात कराने वाले हैं। हीरो नहीं बल्कि रियल हीरो से। जी हाँ, बीएसएफ में आप एडीजी पोस्ट पर से रिटायर हुए हैं और आपका नाम है राजीव कुमार हजेला। राजीव जी, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई। मेरे को आपने इस प्रोग्राम के लिए बुलाया, मैं उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। जी जी, शुक्रिया। राजीव जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका बीएसएफ ये जो यात्रा है कैसे शुरू हुआ? देखिए, बीएसएफ में मैं 1975 में, मैं 21 साल की उम्र में मैंने इसको डायरेक्ट ऑफिसर काडर जो है वो असिस्टेंट कमांडेंट से एंट्री होती है, हम्म। तो उस पद पे मैंने 75 में ज्वाइन किया था और मैं 2014 में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद से रिटायर हुआ हूँ। हम्म। और अब मैं रिटायर्ड लाइफ जो है वो व्यतीत कर रहा हूँ अपनी। बीएसएफ में कुछ खास प्रेरणादायी जो यादें हैं आपकी, शुरुआत कैसे हुई, किस पोस्ट पे आप रहे और कहाँ पोस्टिंग हुई, आप कहाँ से वहाँ ट्रांसफर हुआ, वो थोड़ा बताइए। बीएसएफ की लाइफ जो है वो बहुत ही चैलेंजिंग है। हम सब अभी तो टीवी के माध्यम से देखते ही हैं कि बहुत टफ लाइफ है और चैलेंजिंग लाइफ है। तो शुरुआत में मैंने जब बेसिक पुलिस ट्रेनिंग की बीएसएफ की, हम्म। उसके बाद में मेरा जो पोस्टिंग था वो जेएनके के एक बहुत ही दूर दराज इलाके में 14-15 हज़ार फीट की ऊंचाई पर सीधा मेरी अरे पोस्टिंग बाप रे। हुई हम्म। और वहाँ से मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत की। तो मैं ऐसा इंसान था जिसने अपने जीवन में उससे पहले कभी पहाड़ ही नहीं देखे थे और अच्छा। सीधा जाके बर्फीले पहाड़ों में मैंने अपना जॉब शुरू किया। और वहाँ पर लाइफ जो थी वो उस ज़माने में बहुत टफ थी हम्म और रास्ते वास्ते भी नहीं थे, सड़कें भी नहीं थी, सारा पैदल का रास्ता होता था। हम्म। और सबसे चैलेंजिंग जॉब जो था वो हम लोगों का था कि जैसे पे लेना जाना पड़ता था जवानों की, अच्छा। वो श्रीनगर से कलेक्शन होता था और बैंक से कैश उठा के लाते थे। तो मैं चूंकि अच्छा। यंग अफसर था यूनिट में सबसे, हम्म। तो इस चैलेंजिंग टास्क के लिए मुझे ही भेजा जाता था। और वो कैश उस समय मेरे ख्याल से 3-4-5 लाख से ज़्यादा नहीं होता था। हम्म। तो उसको ला के मुझे फिर एक अपने हेडक्वार्टर में, जो कि एक दूसरी वैली कहलाती है वहाँ की, हम्म। तो उसमें जाना पड़ता था और 10,500 फीट की ऊंचाई पे साधना पास है, हम्म। उसको क्रॉस करना पड़ता था। तो वो साल में 6 महीने जो थी वो बर्फ़ से ढकी रहती थी हम्म। और आपको पैदल ही जाना है और पैदल रास्ता जो है वो इतना कठिन है। हम्म। एक तरफ खाई है, एक तरफ पहाड़ है, आप और रात में सारा मूवमेंट है, दिन में अरे। भी नहीं है। दिन में अरे। तो इतनी चकाचौंध होती है स्नो की कि आप चल ही नहीं सकते हैं, रात अच्छा। में चलना पड़ता था। तो वो पैसा जो था वो पूरा पहुंचाना होता था। तो तो मैं फिर उसको अपने पीठ पे लाद करके पिट्ठू में लेके जाता था और अपने साथ में एक हथियार भी, राइफल भी होती थी उस समय, हम्म। तो राइफल भी लेके कैरी करता था। मगर मैं जवानों को नहीं देता था, ऐसे नहीं कि वो कोई लेके भाग जाएंगे, हम्म। मगर मैंने कहा मैं अपना एक एग्जाम्पल जब सेट सेट करूँ। करूँगा तब जवान जो है वो उसको फॉलो करेंगे। तो मैं उस भावना से वो पैसे को लेके और सेफली डिलीवर करता था, फिर वहाँ तनख्वाह बढ़ती थी। तो ये काफ़ी मतलब तो ये कितना टाइम आपने किया? ये मैंने तकरीबन 2 साल किया। अच्छा, दो वो साल 2 साल मैं वहाँ पर रहा, उसके बाद मेरी पोस्टिंग कहीं और हो गई। तो अब जो रास्ता जाने का नहीं था तो फिर सिर्फ अकेले आप जाते थे? नहीं, हम लोग अकेले ट्रेवल नहीं कर सकते थे, हाँ हाँ। वहाँ पर टुकड़ियों में मूवमेंट होता था। अच्छा अच्छा। और टुकड़ियों में हम लोगों के साथ सामान वामान कैरी करने के लिए म्यूल्स होते थे, पोर्टर्स होते थे हम्म। और सारा मूवमेंट रात में होता था। हम्म। और उसमें आपको साथ में जाना होता था और जो सीनियर मोस्ट वहाँ पर ऑफिसर होता था हम्म। उसको पार्टी कमांडर बनाया जाता था। उसकी निगरानी में ही सारे मूवमेंट करने पड़ते थे। रास्ते में हम लोग कई बार हॉल्ट भी करते थे और ये जर्नी जो थी करीब 12 घंटे हमें पास क्रॉस करने में लगते थे।
पूरा 12 कंटिन्यूअस। कंटिन्यूस। करीब अगर किलोमीटर में नापा जाए तो बताते थे उस समय कि 60 किलोमीटर की यात्रा ये पहाड़ों में अप एंड डाउन की होती थी। ओह, तो काफ़ी कठिन परिस्थिति थी। अब तो खैर वहाँ पर मैं दोबारा 25 साल के बाद दोबारा भी गया उस इलाके को देखने के लिए, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका था, सड़कें वड़कें बन गई थी, गाड़ियाँ भी छोटी और मीडियम हैवी गाड़ियाँ भी जाती थी, तो काफ़ी डेवलपमेंट इम्प्रूव हो गया था। मगर उस ज़माने में बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ होती थी। राजीव जी काफ़ी अच्छा जो है इंटरेस्टिंग बात आपने बताया, और 75 की आपने यात्रा सुनाई हमें अच्छा लग रहा है। तो इसके साथ में जैसे कि आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, तो यहाँ जो बीएसएफ की यात्रा है और ब्रह्मा कुमारी का जो आध्यात्मिक यात्रा है, तो इस बीच का जो कनेक्शन है वो कैसे हुआ आपका? क्या आप बीएसएफ में काम करते हुए कनेक्ट हुए या बाद में कनेक्ट हुए? नहीं, मैं फॉर्मली तो बाद में हुआ, रिटायरमेंट के बाद। जब मैंने रिटायरमेंट के बाद फॉर्मली कोर्स किया 7 डेज़ का, मगर मैं कह सकता हूँ कि मैं इनफॉर्मली रिटायरमेंट से करीब 7-8 साल पहले मैं कमांडिंग ऑफिसर का काम करता था बॉर्डर के ऊपर बंगाल में, और मेरा परिवार पीछे रहता था। मेरे बच्चे उस समय इंजीनियरिंग करते थे, तो मैं अकेला रहता था। तो दिन भर की व्यवस्था जो ऐसी थी कि बॉर्डर पे घूमना, वहाँ रातों में रहना, और जवानों की चेकिंग करनी, बॉर्डर की चेकिंग करनी, ये सब काम रहते थे। तो काफ़ी बिजी लाइफ थी। तो शाम को जब थके मांदे आते थे, तो मैं जैसे फोर्स लाइफ में सुनते हैं देखते हैं, मेरे में वो कोई भी हैबिट नहीं थी। अच्छा। मैं फालतू की किसी से गप मारना या इधर उधर बैठना, उस टाइप का काम नहीं करता था। आता था अपने कमरे में, खाना खाता था, और रात में सोने से पहले मैं सत्संग का शौकीन था, क्योंकि अच्छा। मेरी माता जी से मुझे धार्मिक प्रवृत्ति मिली हुई थी। तो सत्संग देखा करता था अकेले, अच्छा। टीवी के ऊपर। कई बार उससे टीवी के माध्यम से, कई बार प्रवचन वीसीआर या वीसीडी के माध्यम से देखा करता था। तो ऐसे ही एक दिन मेरे को संस्कार चैनल में, आस्था चैनल में, मुझे इतना याद नहीं है, शिवानी बहन का एक प्रोग्राम आया करता था, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। तो वो मैंने देखा, आधे घंटे का शायद प्रोग्राम होता था उस समय। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर धीरे धीरे जब भी मेरे को मौका मिलता था रात में आके अपने कमरे में सोने की, तो मैं वो देखता था। और मुझे उसके बाद मन मेरा बिल्कुल शांत हो जाता था, और उसके बाद मुझे नींद आ जाती थी, और मैं कब सो जाता था, कब मेरा जो सेवादार वगैरह होते थे आके टीवी ऑफ कर जाते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो वहाँ से मैं कहूँगा कि वहाँ से मेरे जीवन में ब्रह्मा कुमारीज का एक शुरुआत हो गई थी। जी। और जबकि बाद में फिर मैं 2014 में जब मैं फॉर्मली रिटायर होके घर आया, तब मैंने डिसाइड कर लिया था तब तक कि हमने रिटायरमेंट के बाद ब्रह्मा कुमारीज में जाना है और राजयोग मेडिटेशन ज़रूर सीखना है। अच्छा। तो हमने उस समय शुरुआत की, और हमारी युगल भी हमारे साथ पहले दिन से साथ में, उन्होंने भी कोर्स। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो राजयोग के प्रैक्टिशनर हैं। ईश्वरी विश्वविद्यालय के हम जो हैं वो स्टूडेंट हैं, और रेगुलर हम लोग सेंटर पे जाते हैं। क्या बात। अमृत वेला और मुरली तो हम कोशिश करते हैं कि कभी भी मिस ना हो, मगर कई बार हो जाती है। राजीव जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया। और जैसे बीएसएफ में अलग अलग पोस्ट, आपका पहले अकाउंटेंट पे रहे और बाद में एडीजी से आप रिटायर हो गए, तो इस दौरान क्या डायरेक्टली आप इस पोस्ट पे आ गए कि बीच में भी कुछ ऐसे पोस्टिंग्स हो गए आपकी? नहीं, मेरे पोस्टिंग तो देखिए, बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर है और बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर है। जी। कुछ हमारे टाइम पे कुछ समय हम लोग म्यांमार बॉर्डर, जिसको पहले बर्मा बोला जाता था, जी। उसके ऊपर भी डिप्लॉयमेंट था। तो मेरा डिप्लॉयमेंट जो था वो बर्मा बॉर्डर पे भी रहा है। वो भी एक बहुत कठिन बॉर्डर है,
और वहाँ पर भी मैंने ड्यूटी की है। वहाँ पर एयर मेंटेन पोस्ट होती थी, बहुत ही रिमोट एरिया में, बॉर्डर के नज़दीक। तो वहाँ पर मेरा डिप्लॉयमेंट था और ज़्यादातर मेरी नौकरी बॉर्डर की ही रही है। बीच में मेरे को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जो हमारे हैं, जैसे टेकनपुर बीएसएफ एकेडमी है, वहाँ पर मौका मिला। और मुझे 2 बार करीब दिल्ली हेडक्वार्टर में भी मौका मिला और रहने का। और हम लोगों के जो हेडक्वार्टर्स हैं, फील्ड के अंदर जो हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर भी रहने का मौका मिला। मगर हमारी फील्ड की नौकरी ज़्यादा है, हेडक्वार्टर की तो बहुत कम है। अच्छा, एकेडमी से जब आप जुड़े तो उसमें आपने कोई विशेष योगदान दिया क्या बीएसएफ के लिए? बीएसएफ में देखिए, एक मैंने बताया ना आपको, मैंने 1975 में मैंने ज्वाइन की थी बीएसएफ में। एक 1976 में एक अश्रु गैस इकाई, जिसको इंग्लिश में टीयर स्मोक यूनिट बोलते हैं, वो प्रोजेक्ट मिला उसको। और गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो अश्रु गैस शेल है जो पुलिस फायर करती है पूरे देश में, वो पहले इंपोर्ट होते थे जी। तो बीएसएफ उसको बनाएगी। तो बीएसएफ ने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली टेकनपुर ग्वालियर में। तो मैं उसका फाउंडर मेंबर रहा हूँ। और वो रिवर्स टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग 4 अफसर थे जिनको डिटेल किया गया था। और मेरी पढ़ाई में मैंने एमएससी केमिस्ट्री में किया था। अच्छा। तो उस पढ़ाई के कारण मुझे वहाँ सेलेक्ट किया गया और फिर हम लोगों ने रिवर्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो पूरा इकाई जो थी वो इस्टेब्लिश की। और बाद में मैं 6 साल तक वहाँ रहा भी। अच्छा। और जब मैं वापस वहाँ से निकला तो हम लोग एक्सपोर्ट करने लग गए थे और पूरे देश के अंदर वही शेल और ग्रेनेड फायर होते थे। तो ये एक थोड़ा अलग से जो था वो बीएसएफ की ड्यूटी से अलग था। और दूसरा, बाद में मुझे एक बार और मौका मिला 2006 में। बीएसएफ ने एक डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोला। अच्छा। तो मैंने जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की एकेडमिक क्वालिफिकेशन ली हुई थी और वो भी नौकरी के दौरान मैंने की थी, जो डिस्टेंस लर्निंग वाली। तो मैं उस समय अकेला बीएसएफ का अफसर था, जैसे लोग कहते हैं, मुझे तो नहीं मालूम, कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट में एकेडमिकली क्वालिफाइड था। जी। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, तो उसके कारण मुझे चुना गया। तो मैंने वो फिर बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर में 1 साल रह के उसको इस्टेब्लिश किया और वहाँ कोर्सेज चलाए। जैसे आपने सुना होगा, एक नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, एनडीआरएफ कहते हैं। बिल्कुल। वो उसमें सिक्योरिटी पैरामिलिट्री फोर्सेस की बटालियंस जो है वो वहाँ जाती हैं कुछ पीरियड के लिए। तो रिस्पेक्टिव फोर्सेस को जहाँ की बटालियन जाती हैं वो ट्रेन करती हैं। तो मैं वो ट्रेनर था। क्या बात है। तो अभी तो खैर वो इंस्टीट्यूट काफ़ी डेवलप हो गया है और अच्छी तरक्की की है उसने। मगर मेरे को गर्व है कि मैं उसका फाउंडर मेंबर था। राजीव जी, काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया। और मुझे लगता है डिजास्टर वाला जो कोर्स है वो बहुत ही काम का है और उसके माध्यम से आपने बहुत अलग अलग विषय को लेकर काम किया है। और मुझे लगता है पोल्यूशन पे भी आपने काम किया है और लोगों को आप अभी ब्रह्मा कुमारीज के सिक्योरिटी विंग में भी जुड़कर आप अपना अनुभव शेयर करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं रिटायरमेंट के बाद मैं जुड़ा तो मैं एक बार बाबा मिलन में यहाँ शांतिवन में आया था। जी। तो मेरे को जो सिक्योरिटी विंग के चेयरपर्सन है बीके गाबा जी, वो मिले और उनसे मेरा परिचय कराया गया। तो उन्होंने तुरंत मुझे बोला कि आप हमारे सिक्योरिटी विंग के साथ जुड़िए। और मैं उसी समय साथ जुड़ा उनके। और मैं बहुत ऑनर्ड फील करता हूँ कि तब से मैं जो भी सेवाएं होती हैं वो मैं सिक्योरिटी विंग के साथ करता हूँ। और उसमें मैं डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाके जवानों को जो है वो मोटिवेशनल टॉक देता रहता हूँ समय समय पर। जी। और क्योंकि मैं जवानों के बीच में ही रहा हूँ 39 साल, तो मैं समझता हूँ कि जब मैं बात करता हूँ तो एक उनको मोरल
उनका जो है वो हाई होता हाई है। हो जाता है, सही बात। और वो हम उनकी लैंग्वेज समझते हैं, उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। कंफर्टेबल होते हैं। राजीव जी, एक और बात पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपको इतना समय हो गया बीएसएफ में काम करते हुए और एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास है, तो क्या बीएसएफ और आध्यात्मिक, ये दोनों का कहीं ना कहीं ब्रिजिंग हो रहा है क्या, या एक दूसरे के पूरक है क्या? आपको क्या लगता है? देखिए, हमारे टाइम में तो ब्रिजिंग बिल्कुल नहीं था। हम्म। स्पिरिचुअलिटी की तो बात ही नहीं करते थे उस समय, हाँ। है। मगर अब ब्रिजिंग शुरू हो गया है। अच्छा। हाँ, अब ब्रिजिंग शुरू हो गया है, डिफेंस फोर्सेस में, पुलिस फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, सब में शुरू हो गया है। और अब मैं ऐसा महसूस उस समय भी करता था, हम्म। अब भी करता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इनकी सबको पता है बड़ी चैलेंजिंग और टफ जो है वो जॉब है। ड्यूटीज होती है। इनको बहुत ही कठिन परिस्थितियों के बीच में टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हम्म। तो अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं है हम्म तो आपके कई बार जो है डिसीजंस बड़े खराब हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। हम्म। क्योंकि अब डिफेंस फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो आपको डिसीजंस ऐसे लेने पड़ते हैं जिसमें कि लाइफ और डेथ की सिचुएशंस का बिल्कुल। सामना करना पड़ता है। हम्म। तो अगर आप स्ट्रेस में हैं, या आप किसी अपने पारिवारिक कारण से भी घर के आप बहुत एंजाइटी में हैं, तो आपके डिसीजंस गलत हो जाएंगे। तो सही। स्पिरिचुअलिटी अगर नहीं है तो ऐसा होगा। मगर जब आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरह आपका झुकाव हो जाता है, हम्म। तो उसमें फिर आपका दिमाग ठंडा रहता है, आप शांत रहते हैं, आप गुस्सा नहीं करते हैं, और खुश रहते हैं। आपकी अप्रोच जीवन की जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। आप फालतू, मतलब जैसे कहते हैं ना, विचार मन में आपके नहीं चलते हैं। हम्म। तो स्पिरिचुअलिटी तो बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से अभी जो एसएसडब्ल्यू के जो प्रोग्राम्स हैं वो साल में काफ़ी चल रहे हैं। और हर सिक्योरिटी फोर्स, मैं देख रहा हूँ 8-9 साल से, जी। कोई ऐसा यूनिफॉर्म फोर्स कंट्री का बचा ही नहीं है जिसमें कि जिसके लोग वहाँ से आके उन्होंने सिक्योरिटी विंग का प्रोग्राम नहीं अटेंड किया हो। अच्छा अच्छा। और उसका जो रिस्पांस है वो बहुत ही पॉजिटिव है, और लोग बड़े खुश होके जाते हैं, और राज योगा मेडिटेशन से बाद में जुड़ते भी हैं, और फॉलोअर भी होते हैं। उसमें से काफ़ी लोग बीके को फॉलो भी करने लग गए हैं। और उनमें मैं कई बार इंटरेक्ट भी करता हूँ जब जाता हूँ जी। जवानों से, जो पहले कोर्स अटेंड किया जिन्होंने, या हम्म। जो राज योगा का प्रैक्टिस करते हैं, तो जी। वो काफ़ी खुश नज़र आते हैं, और उनके चेहरे पर तनाव बिल्कुल नज़र नहीं आता है। तो ये एक बड़ा चेंज मैंने नोटिस किया लोगों में। राजीव जी, काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया। ब्रिजिंग का मैं सोच रहा था कि कैसे ये कोलैबोरेशन होता है, तो ट्रेनिंग के माध्यम से ये चीज़ें हो रही हैं, और जो फोर्स में अपनी सेवा दे रहे हैं उनके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी काम कर रही है। एक और बात पूछना चाहूँगा यहाँ पर, कि आपके लाइफ में एक जो स्पिरिचुअलिटी को ठीक से समझ के उसको अपने लाइफ में उतारने के लिए क्या ऐसा मैजिक हुआ है? देखिए, आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, वास्तव में मैजिक हुआ है। क्योंकि जब मैंने शिवानी को मैं सुनता नहीं था, तब भी मैं कमांडिंग अफसर होता था, पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर होता था, तो कई बार गुस्सा आता था, नेगेटिव थॉट्स चलते थे। कोई जवान ने गलती की, उसको सजा दे दो, लेट आया सजा दे दो। इस टाइप के कोई छोटी मोटी बात पे, जैसे कि फोर्स में नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, कोई अचंभे वाली बात नहीं है, तो वैसा चलता था। जब हमने शिवानी बहन के प्रोग्राम देखने शुरू किए और मैंने स्पिरिचुअलिटी को समझना शुरू किया, तो हमारे में काफ़ी स्वभाव में बड़े चेंजेस आ गए। और स्वभाव में ऐसे चेंज आ गए कि मैं गुस्सा करना ही बंद कर दिया, बहुत कम। और सजा भी अगर किसी को देता था, जवानों में सबॉर्डिनेट्स को देनी पड़ती है कई बार डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, तो ऐसी सजा देते थे कि उसका नुकसान ना हो और उसको एक सुधरने का चांस मिले, तो ऐसी सजा देते थे। और खुश रहते थे। और कोई जवान हमारे पास प्रॉब्लम लेके आया तो उसको पॉजिटिव अप्रोच से देखते थे, ऐसे नहीं कि ये कहाँ से आ गया है, क्यों हमारे पास आ गया, ऐसी निगाह से नहीं देखते थे।
और बहुत ही उसको ध्यान से सुनते थे। और आपने सुना होगा सीनियर अफसर जब होते हैं तो वो लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते नहीं हैं। करते, बिल्कुल। तो मगर मैंने एक प्रिंसिपल बनाया उसके बाद से कि कोई भी जवान मेरे से अगर मिलना चाहता है तो मैं पक्का मिलूंगा। अच्छा। हाँ, मैं अपना काम छोड़ करके मिलूंगा। क्या बात है। और ऐसे ही मैं एक आपको मैं एक अनुभव सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल एक सुनाइए। बार मैं बंगाल में ही हेडक्वार्टर में डीआईजी के पद पर काम कर रहा था। जी। तो एक ऑफिस में बैठा अपना डाक देख रहा था, तो एक जवान मेरे पास आया। मेरे जो ऑफिस में रनर होते हैं उसने बोला कि साहब वो एक लड़का आपसे मिलना चाहता है और वो आपके ऑफिस आने से पहले ही से वो जो है वो रो रहा है, कहता मेरे को साहब से मिलाओ। तो फोर्स के डिसिप्लिन से वो सीधा जवान जो है वो डीआईजी रैंक से नहीं मिल सकता है, थ्रू प्रोटोकॉल के नियम बड़े सही है। प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो जब उसने मुझे ये बात बताई तो मैंने कहा कितनी देर से, तो कहता साहब घंटे डेढ़ से। मैं उसके ऊपर जवान को डांटा मैंने कहा 1.5 घंटे से वो जवान हमसे मिलना चाह रहे हो, तुम मिला नहीं रहे हो मुझे, तुरंत लेके आओ। तो उसने बताया कि साहब मैं बंगाल का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी जो हैं वो आज एक्सपायर हो गए हैं और मैं अकेला लड़का हूँ, कलकत्ता का रहने वाला हूँ, मेरे को तुरंत छुट्टी चाहिए। अच्छा, मैं उस जवान को जानता नहीं था। अच्छा। वो जवान हमारे हेडक्वार्टर में किसी काम के लिए आया था, वो कहीं और फील्ड में पोस्टेड था। जी। तो वो सबसे उसने सबॉर्डिनेट रैंक से छुट्टी की बात की, कहता नहीं आप पहले अपने हेडक्वार्टर जाइए, वहीं से कराइए, यहाँ से कोई नहीं देगा। तो एज अ लास्ट रिसॉर्ट मेरे पास आया कि साहब से मिलूंगा, अगर साहब मना कर देंगे तब मैं वहाँ जाऊँगा। तो उसने मेरे को अपनी पूरी कहानी बताई कि साहब मेरे को आज जाके क्रमेशन करना है और मेरी फ़्लाइट जो है वो दिन में है, और अगर उस फ्लाइट को मैं नहीं पकड़ पाया तो मैं पहुँच नहीं सकता और क्रमेशन नहीं कर सकता। तो मैंने कहा तुम्हें कितनी छुट्टी चाहिए? कहता तो उसने कुछ छुट्टी बताई, शॉर्ट छुट्टी बताई। मैंने कहा ठीक है, तुम तुरंत जाओ। तो मैंने कहा कैसे जाओगे? कहता साहब मैं फ़्लाइट पकड़ूंगा। फिर मैंने उसके लिए गाड़ी मंगवाई, मगर वो इतनी जल्दी में था कि वो गाड़ी का इंतज़ार करे बगैर वो ऑटो लेके एयरपोर्ट पहुंच गया। फिर मैंने उससे पहुंचने से पहले ही मैंने एयरपोर्ट मैनेजर को, वो मेरी जान पहचान का था, जी जी जी। तो मैंने उसको रिंग किया। तो मैंने ऐसे ऐसे मेरा एक जवान आ रहा है, उसने कलकत्ता जाना है और उसके फादर की डेथ हो गई है, आप उसको लेके ही जाएंगे। तो वो फ्लाइट इत्तेफाक से वो बोर्डिंग चल रही थी, तो वहाँ पर हमारे लड़के भी रहते हैं बिल्कुल एयरपोर्ट के ऊपर। तो मैंने उनको भी बात की, मैंने कहा इसका टिकट खरीद के रखो, पैसे अपने पास से खर्च करो, उससे अगर मिल सकते हैं तो ले लेना, और नहीं तो हम तुम्हें पेमेंट करेंगे। वो टिकट सब नाम नंबर उसको दे दिया, उसने खरीद के रखा और उसको हवाई जहाज पे चढ़वाया। फिर मैंने अपने लड़कों को बोला कि तुम जो है मेरे को कंफर्म करोगे कि वो फ्लाई में उड़ गया। तो वो वास्तव में वो उस फ्लाइट में गया और उसने अपना क्रमेशन किया। उसके करीब इसके करीब 10-12 या ऐसे इतने समय के बाद वो मेरे से दोबारा मिलने आया एक बार, जब मैं बंगाल में ही था, आईजी था। तो आके उसने मेरे दफ्तर में पैर छुए। तो मैंने कहा अरे नहीं पैर मत छुओ भाई, तो बोलो क्या काम है तुम्हें? कहता साहब आप तो मुझे पहचानेंगे नहीं, मगर आप तो भगवान के समान हैं। मैंने कहा क्या हो गया भाई, मैं तो आपको जानता नहीं। कहता साहब आपने मेरे को उस दिन छुट्टी दी और एयरपोर्ट में आपने मुझे टिकट विकेट सब अरेंज कराया, भिजवाया, और मैं अपने फादर का क्रमेशन कर सका। मेरे दिमाग में उस समय यही चल रहा था कि काश अगर ऐसी सिचुएशन मेरे घर में हुई होती और मेरे फादर का ऐसे हुआ होता, तो मैं भी यही चाहता कि भाई मेरे बॉस जो है वो मेरे को ऐसे कर दें। तो राजीव जी, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। कई बार ऐसे होता है कि एक बेल्ट होगा, बहुत सारे जवान होंगे, कुछ चीज़ें उनसे मिस्टेक हो गया और वो पश्चाताप कर रहा हो, ऐसा कुछ सिचुएशन आया हो? अरे और ऐसी सिचुएशन तो रमेश जी बहुत आई है। मैं आपको कितने एग्जाम्पल बताऊं, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बताऊंगा। मैं बंगाल में ज़्यादा रहा हूं इसलिए बंगाल की बात कर रहा हूं, और वो बॉर्डर जो है वो काफ़ी सेंसिटिव है वहाँ का। तो एक बार हमारी एक टुकड़ी जो थी, पेट्रोलिंग टुकड़ी, वो नदी में बरसात के टाइम पर नदी काफ़ी उफान पे थी। तो वो रात में 2-2:30 बजे के आसपास वो पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो वहाँ पर
स्मगलिंग के लिए वो आते हैं स्मगलर्स वगैरह, जी बोट जी जी। लेके वो भी आते हैं। अच्छा। तो वो उनके बीच में आपस में वो मुठभेड़ हो गई उनसे। तो उन्होंने वो हमारी बोट को थोड़ा सा डिसबैलेंस किया, तो वो लड़के की राइफल जो थी कंधे में टांगे हुए था, वो नदी में गिर गई। अच्छा। नदी में गिरने के बाद फिर हड़कंप मच गया। फिर वो मेरे को भी बताया गया, तो मैं पहुंचा। तो वहाँ पर मेरे को जो वहाँ के इंचार्ज थे चौकी के, उन्होंने बताया कि साहब ये लड़का तो जब से ये इसकी राइफल गुम हुई है, ये तो बिल्कुल एकदम मौन हो गया है, कोई बातचीत नहीं कर रहा है, बस धीरे से बोलता है कि भाई मैं क्यों नहीं डूबा। इससे अच्छा तो मैं ही डूब जाता राइफल के साथ। कम से कम अब जो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, मेरे को सजा मिलेगी और सब कुछ होगा, तो वो तो मैंने कहा उसको बुलाओ लड़के को। फिर मैंने वो सिपाही था, तो मैंने वो उसने बुलाया मेरे को। मैंने उसका 1-to-1 आमने सामने बैठ के कंपनी कमांडर को बैठाल के मैंने बात की उससे। अच्छा अच्छा। मैंने कहा बच्चे मैंने उसको ऐसे ही बोला, मैंने कहा तुम इस समय रात के कनॉट प्लेस में कोई घुमाई नहीं कर रहे थे, कोई कॉफी पीने नहीं गए थे, तुम एक ऐसा चैलेंजिंग ड्यूटी कर रहे थे जिसमें तुम्हारी अपनी लाइफ का इतना बड़ा रिस्क था। जी जी। और तुम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल ड्यूटी और देश की सेवा की ड्यूटी कर रहे थे। अगर ऐसे में तुम्हारी राइफल गुम हो गई है, तो मैं बैठा हूं, तुमको कुछ नहीं होने दूंगा मैं। अब गवर्नमेंट का लॉस हुआ है, तो इंक्वायरी तो मानी बात तो होगी। तो इंक्वायरी हुई, और मैंने ये यकीन किया कि उसके ऊपर कोई भी जो है लॉस या उसके जो उसकी नेग्लिजेंस ना हो, और वो बरी हुआ, उसका कुछ नहीं हुआ। तो वो लड़के जो थे मुझे बाद में बताते, सर अगर आप ऐसे नहीं करते तो पता नहीं ये क्या कर लेता। जी। तो कई बार ऐसे ऐसे सिचुएशन बहुत आए हैं जीवन में, जो लाइफ और डेथ हाँ डेथ का आपको, और एज ए कमांडर आपको अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके जवान हैं, उनका आप ख्याल रखना ही पड़ता है। और हम समझते हैं कि ये हमारी ड्यूटी है। देखिए ग्राउंड में तो वो जवान ही काम करते हैं, तो अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई बाहर वाला तो आके नहीं रखेगा। तो जाते जाते मैं चाहूँगा हमारे अतिथि देवो भव के दर्शकों के लिए एक मैसेज, एक संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए मैं आपके दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जीवन में चैलेंजेस तो आएंगे, बिल्कुल। आप उसको रोक नहीं सकते, और आप में इतनी मेंटल शक्ति होनी चाहिए जिसकी आजकल बहुत कमी है। आदमी मेंटल शक्ति उसके पास नहीं है, तो उस कारण से हम लोग घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं। तो आप राज योगा मेडिटेशन सीखते हैं, उससे आपको मेंटल एम्पावरमेंट होता है आपका। जी जी। और उसमें आपको जो चैलेंजेस हैं उसको फेस करने की बहुत शक्ति आती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप उसको मेडिटेशन को, राजयोगा मेडिटेशन को ज़रूर स्टार्ट करिए। आपको बहुत काम आएगा, बहुत मदद मिलेगी, और जीवन में जो चैलेंजेस आएंगे आप आसानी से फेस कर सकेंगे। राजू जी, काफ़ी अच्छा संदेश आपने दिया। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आपने बताया, जिसके लिए आपने राजयोगा प्रैक्टिस करने के लिए बताया। आशा करूँगा हमारे सभी दर्शक मित्र राजयोग का प्रैक्टिस करके अपने मन को तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाएंगे। और आप हमारे स्टूडियो में आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने, राजीव कुमार हजेला जी से हमने जो बातें सुनी, बीएसएफ की बहुत सारी बातें बताई। सुनते सुनते मुझे ऐसे लग रहा था कि कितने सारे चैलेंजेस उनके लाइफ में हैं, और हमारे लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। लेकिन इन सभी चैलेंजेस को अगर आप ब्रेक लगाना चाहते हैं तो एक ही मूल मंत्र याद रखिए, राजयोग। तो राजयोग प्रैक्टिस करें और अपने मन को तंदुरुस्त और हेल्दी बनाएं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।